नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश से संबंधित क्वेश्चन देखें। बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। एक शासक होता है बृहदर्थ। हमने इससे पहले पढ़ा था मौर्य राजवंश के बारे में। बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम राजा होता है, उसका सेनापति होता है पुष्यमित्र सुंग। बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र सुंग अपने नाम से सुंग वंश की स्थापना करता है पाटलिपुत्र की गद्दी पे। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण था जो 185 ईसा पूर्व में शासक बना। हर्षचरित एक किताब है जिसकी रचना की है बाणभट्ट ने। हर्षचरित किताब में ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग जाति से ब्राह्मण था, वह 185 ईस्वी में गद्दी पर बैठा शासक बना। यानी कि सुंग वंश की स्थापना कब हुई? 185 ईसा पूर्व में। ऋषि पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ऋषि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर बन चुका है और ये पतंजलि ऋषि वही ऋषि है साथियों जिनकी वर्तमान में पतंजलि कंपनी चली हुई है, जिनके नाम से वर्तमान में पतंजलि कंपनी है। बाबा रामदेव की जो पतंजलि कंपनी है वो इन्हीं ऋषि के नाम पे है। पतंजलि ऋषि जो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। महाभाष्य पुस्तक की रचना पतंजलि ऋषि ने की। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा की किताब है, एक पुस्तक है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक की रचना की पतंजलि ऋषि ने। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। योग दर्शन पुस्तक की रचना पतंजलि ऋषि ने की। योग से संबंधित एक किताब है जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन पुस्तक की रचना पतंजलि ऋषि ने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं पतंजलि कंपनी के जो प्रमुख हैं बाबा रामदेव, वो योग करवाते हैं, योग का संदेश देते हैं। तो उन्होंने योग की शिक्षा कहां से ग्रहण की? योग दर्शन किताब से उन्होंने योग के बारे में समझा है, जाना है, तो वहीं से उन्होंने योग की प्रेरणा प्राप्त की है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का शत्रु तथा अशोक के स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ एक है दिव्यावदान। दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र सुंग को बौद्ध का शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ जो 148 ईसा पूर्व में शासक बनता है। तो 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना होती है। पुष्यमित्र सुंग 185 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 148 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका बेटा अग्निमित्र सुंग वंश का राजा बनता है। तो पुष्यमित्र सुंग का कार्यकाल जो रहा, शासनकाल जो रहा 185 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक, इसका भारतीय इतिहास में शासनकाल माना जाता है। यवन आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में हुआ। यवनों को इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, बैक्टीरियाई कहा जाता है। यवन आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में भारत के अंदर होता है। यवनों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, बैक्टीरियाई। भारतीय इतिहास के अंदर हम लोगों ने कई बार इन शब्दों के बारे में पढ़ा है। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई, ये तीनों एक ही नाम है। इन्हीं को यमन कहा जाता है, इन्हीं को हिंद यूनानी कहा जाता है, इन्हीं को इंडो ग्रीक कहा जाता है, इन्हीं को बैक्टीरियाई कहा जाता है। महाभाष्य, गार्गी संहिता व कालिदास की मालविकाग्निमित्र में यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य में तो इसका वर्णन मिलता है, उसके साथ साथ गार्गी संहिता व कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र में भी इसका वर्णन मिलता है, यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। गार्गी संहिता पुस्तक की रचना की है गार्गी मुनि ने। यवन शासक मीनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया। बौद्ध साहित्य में मीनांडर को मिलिंद कहा गया है। बौद्ध साहित्य में एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसका नाम है मिलिंद। मीनांडर को ही मिलिंद कहा गया है बौद्ध साहित्य में। मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षुक नागसेन से ग्रहण की। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की और पाली भाषा में की। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। मिलिंद पन्हो
नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो बौद्ध भिक्षुक है एक नागसेन। नागसेन ने मिलिंद पन्हो की रचना की है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर का उल्लेख मिलता है। मिनांडर के सिक्के गुजरात के भड़ोच क्षेत्र से मिले हैं। तो मिनांडर से संबंधित उसके सिक्के कहां से मिले हैं? तो ये गुजरात क्षेत्र से मिले हैं। गुजरात में विशेषकर एक भड़ोच नामक क्षेत्र है, वहां से इसके सिक्के मिले हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने चलाए। भारत में मुद्रा का प्रचलन हिंद यूनानियों ने आरंभ किया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानियों ने चलाए, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किसने किया? हिंद यूनानियों ने किया। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा होती है जिसके ऊपर किसी चीज का चिन्ह होता है या किसी राजा का चिन्ह होता है या जिसके ऊपर तिथि अंकित होती है। तिथि या किसी राजा का चित्र अंकित मुद्रा का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? हिंद यूनानियों ने किया। हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सर्वप्रथम भारत में मुद्रा का प्रचलन किया। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में पर्दे का प्रचलन यूनानियों ने आरंभ किया, जिसको यवनिका भी कहा जाता है। पर्दा कौन सा? पर्दा जो नाटक मंच का होता है, मंचन का जो पर्दा होता है, उसका प्रचलन भारत के अंदर सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसको कई कई जगह पे भवभूति भी कहा जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। जालंधर शिलालेख, बेसनगर अभिलेख तथा अयोध्या अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ये कुछ शिलालेख है, स्तंभ लेख है, अभिलेख है, जिनसे शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से हैं? जालंधर शिलालेख जो पंजाब में है, बेसनगर शिलालेख जो मध्य प्रदेश में है, और अयोध्या अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है। इन तीनों अभिलेखों से जानकारी मिलती है शुंग वंश के बारे में। साथियों, ये कि हमने वो क्वेश्चन शुंग वंश से संबंधित जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि इंडो ग्रीक शासक भारत के अंदर कैसे आते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हिंद यूनानी शासक भारत के अंदर आक्रमण करते हैं। देखिए, ये है भारत, हमारा वर्तमान का भारत है। इससे ऊपर का ये एक देश है जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान। इससे ऊपर का एक देश है अफगानिस्तान। तो हम लोग बात कर रहे हैं 185 ईसा पूर्व की, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। उस समय ये पूरा भारत का ही क्षेत्र था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं थे, पूरा भारत का क्षेत्र था। इससे ऊपर का ये जो क्षेत्र होता है, ये तुर्की क्षेत्र होता है भाई, तुर्की क्षेत्र, जिसमें से वर्तमान में कई देश बने हुए हैं। जैसे भारत के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान बन गया, उसी तरह तुर्की क्षेत्र से, तुर्किस्तान क्षेत्र से कई देश बन गए। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इस प्रकार से ये क्षेत्र था तुर्की क्षेत्र। इस तुर्की क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था यूनान का क्षेत्र। ये यूनान का क्षेत्र था साथियों, जहां से एक व्यक्ति आता है विश्व विजेता बनने की अभिलाषा मन में लेके, उसका नाम होता है सिकंदर। सिकंदर विश्व विजेता बनने की अभिलाषा मन में लेके अन्य प्रदेशों को जीतता हुआ धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश करता है। आप सभी को पता है कि उसने भारत पे आक्रमण किया, भारत के कुछ क्षेत्र पे उसने अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करके वापिस लौट जाता है। राजा पोरस के साथ उसका युद्ध होता है, पंजाब के राजा पोरस के साथ, तो वो युद्ध सिकंदर जीत जाता है। तक्षशिला के क्षेत्र पे सिकंदर का अधिकार होता है, पंजाब के क्षेत्र पे सिकंदर का अधिकार होता है। तो ये जो ऊपरी भारत का हिस्सा होता है, इसके ऊपर सिकंदर का अधिकार होता है। इससे पहले जो तुर्की का क्षेत्र होता है, इस प्रदेश को भी सिकंदर द्वारा जीता गया। इस प्रदेश को जीत के सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया। अब ये जो क्षेत्र था और ये जो क्षेत्र था, ये भारत का ऊपरी हिस्सा, यूनान और भारत के बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को बोला जाता था हिंद यूनानी क्षेत्र, इंडो ग्रीक क्षेत्र। क्योंकि यहाँ के जो शासक होते थे वो यूनानी शासक होते थे, जो सिकंदर के समय भारत में आए, उनका इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार हो गया था। उनको बोला जाता है हिंद यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक। इन क्षेत्रों को बोला जाता है इंडो ग्रीक क्षेत्र, हिंद यूनानी क्षेत्र। तो साथियों, हिंद यूनानी शासक भारत के अंदरूनी हिस्से में आक्रमण करते हैं। उस समय भारत के ऊपर जो राजवंश सत्ता में था वो था शुंग वंश। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में भारत के अंदर हिंद यूनानी आक्रमण हुए। तो साथियों, हमने पढ़ा शुंग वंश के बारे में। शुंग राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और एक बार फिर से मेरा अनुरोध है कि जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी के साथ साथियों आप सबसे विदा चाहूंगा, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।